हेलो। यह वीडियो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC पर है। हिंदू में प्रकाशित एक लेख पर है। ये 4800 किलोमीटर कॉरिडोर है। फिलहाल ये इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जो इसराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से ये फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट जो है एक प्रकार से क्या सस्पेंशन में है। इस प्रकार से मतलब एक प्रकार से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, ये कह सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये सितंबर 2023 में जो G20 की समिट दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली में, उसके दौरान इस प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर किए गए थे। और ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जोड़ने वाला एक प्रकार से, जो एक भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक कनेक्ट करेगा। G20 समिट के दौरान यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, सऊदी अरब, UAE और US ने इस पर सिग्नेचर किए, इस पर अपनी सहमति व्यक्त की। मूल रूप से मैरीटाइम एंड रोड रूट्स एंड रेलवे नेटवर्क है, यानी कि समुद्र के माध्यम से और सड़क और रेलवे नेटवर्क के माध्यम से भारत का मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व और यूरोप के साथ कनेक्टिविटी या संपर्क स्थापित करने वाला ये कॉरिडोर है। अच्छा, और आगे देखते हैं डिटेल में। इस कॉरिडोर के दो भाग हैं, ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्ट कनेक्ट इंडिया टू द अरेबियन गल्फ, जो फारस की खाड़ी से लगे हुए राष्ट्र हैं, जैसे UAE और आपके सऊदी अरब वगैरह जो है, उससे भारत को जोड़ा जाएगा। और नॉर्दर्न जो कॉरिडोर है, अरेबियन गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा। यानी कि इस कॉरिडोर के दो सेपरेट भाग हैं, दो सेपरेट कॉरिडोर है ये, ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्दर्न कॉरिडोर। जैसे ये डिटेल में मैंने लिख दिया है यहाँ पर। क्या भारत की जो वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह है, कांडला, मुंबई और मुंद्रा को ये जो है सी लिंक्स जो है समुद्र के माध्यम से जो फुजैरा, जैबल अली और अबू धाबी, UAE के पोर्ट हैं, अबू धाबी में कई पोर्ट हैं, तो उनसे भारत के ये बंदरगाह जुड़ेंगे, फॉलोड बाय रेल रोड लिंक। उसके बाद रेलवे और सड़क के संपर्क के माध्यम से थ्रू सऊदी अरब से जुड़ेंगे एंड जॉर्डन से, एंड ऑनवर्ड्स टू यूरोप। उसके पश्चात यूरोप से संपर्क, यूरोप से कनेक्टिविटी होगी, यूरोप के साथ जो यूरोप को जोड़ा जाएगा। इन द वेस्ट बाय द पोर्ट ऑफ हैफा इन इसराइल, जो इसराइल का हैफा पोर्ट है, यानी कि जॉर्डन से के बाद हैफा में, और हैफा के बाद यह पश्चिम में यूरोप को जोड़ा जाएगा। यूरोप से लिंक स्थापित किए जाएंगे। और इस प्रकार हमने देखा है कि रेल नेटवर्क, रोड रूट और मैरीटाइम जो है कनेक्टिविटी के द्वारा ये जो है भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, एंड अलोंग विद द पोर्ट्स इन क्या कहते हैं, परेश ग्रीस में है, मेशीना इटली में है, और मॉस, इसको मॉस से पढ़ते हैं, फ्रांस में। यानी कि यूरोप के ये शहर ग्रीस में, इटली, ये जो पोर्ट्स हैं समुद्र, इसको पढ़ते हैं परेश, और मेशीना इटली का और मॉस से फ्रांस के बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है एशिया और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी से संबंधित ये जो है क्या था IMEC है, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। आगे देखते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं? बेसिकली इसका पहला फ़ायदा जो इस न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में लिखा है कि सिक्योर रीजनल सप्लाई चेन, जो क्षेत्रीय आपूर्ति चेन है, श्रृंखला है, उसको ये सुनिश्चित करेगा। इंक्रीज ट्रेड एक्सेसिबिलिटी एंड इम्प्रूव ट्रेड फैसिलिटेशन अक्रॉस रीजन। ये
व्यापार से संबंधित पहुंच, सुगमता और जो है इम्प्रूव ट्रेड फैसिलिटेशन और व्यापारिक सुगमता, ट्रेड पहुंच, व्यापारी पहुंच और व्यापार को सुगम बनाने का इस क्षेत्र में इसके कारण ये होगा, यानी कि व्यापार बढ़ेगा और व्यापार जो सुगम भी होगा, ये चीज़ है। कट डाउन ऑन द टाइम, डिस्टेंस एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांजिट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप सिग्निफिकेंटली। ऐसा माना जा रहा है कि इस भारत को अगर यूरोप के साथ वाया जो है के माध्यम यानी कि मिडिल ईस्ट के माध्यम से अगर जोड़ा जाएगा तो इससे समय, दूरी और वस्तुओं के जो पारगमन या पारगमन की जो कीमत होगी वो भी कम होगी। टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू यूरोप फ्रॉम इंडिया विल बी रिड्यूस बाय 40 and 30% रेस्पेक्टिवली। ऐसा माना जा रहा है कि इस कॉरिडोर से जो है भारत से जो है कोई भी वस्तुओं का जो है निर्यात किया जाता है, पारगमन किया जाता है, उनको पारवहन किया जाता है, ये जैसे या परिवहन कह सकते हैं, तो उससे 40% समय और 30% लागत में कमी आएगी यदि हम यहाँ से वस्तुओं को यूरोप को भेजते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, एन इफेक्टिव काउंटर टू चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जैसे हम जानते हैं चाइना का ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है BRI। इसके काउंटर के रूप में, इसके प्रत्युत्तर के रूप में इस चीज़ को देखा जा रहा है। अल्टरनेटिव टू रेड सी एंड सुएज कैनाल, यमन्स हौती एंड स्टेट ऑफ होर्मुज रिपीटेड थ्रेट टू क्लोज इट बाय ईरान। जैसे हम जानते हैं भारत का असल में यूरोप के साथ जो कनेक्टिविटी है फ़िलहाल रेड सी से होके जाती है, और रेड सी को मेडिटेरेनियन से जोड़ने वाली सुएज कैनाल है, यानी कि अधिकांश जो व्यापार हो रहा है भारत का इस यूरोप से सुएज कैनाल के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जैसा हम जानते हैं यमन के हौती जो हैं रेड सी सुएज कैनाल क्षेत्र में जो है खासकर रेड सी में उनकी गतिविधियां हैं, जिसके कारण जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल शिपिंग हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय जो है जहाज़रानी है वो बाधित होती है। कई बार उन्होंने जो है जहाज़ों पर अटैक भी किए हैं। और दूसरी ओर अगर हम स्टेट ऑफ होर्मुज रिपीटेड थ्रेट टू क्लोज इट, होर्मुज जल संधि ईरान से लगी हुई है, ईरान इस क्षेत्र में है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जो है होर्मुज जल संधि है, और यहाँ पर कई बार ये चीज़ आई है कि ईरान ने इसको बंद करने की धमकी दी है। और जैसा हम जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस की जो आते हैं इसी पार्ट से आते हैं। तो कहने का मतलब है अगर भारत को UAE और आपके सऊदी अरब के साथ जोड़ा जाता है तो ये समस्याएं जो हैं रेड सी में और दूसरी बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जो है ये कहीं ना कहीं इस पर इसका विकल्प है ये, यानी कि इन समस्याओं से जो विश्व जगत जूझ रहा है उसका एक विकल्प के रूप में इस कॉरिडोर को देखा जा रहा है। अच्छा, क्योंकि ईरान ने इसको जैसा हमने जानते हैं कि कई बार धमकी दी है कि हम इस जल संधि को होर्मुज जल संधि को बंद कर देंगे। होर्मुज जल संधि जैसे मैंने कहा फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि है, और इसके नॉर्थ में होर्मुज जल संधि के उत्तर में ईरान है। अच्छा, और फारस की खाड़ी का है बेसिकली अगर हम देखें तो विगत कुछ वर्षों से ये जो है यहाँ पर संकट भी रहा है। जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ USA थे तब जो अमेरिकी ड्रोन को ईरानियन मिलिट्री ने, ईरान की सेना ने मार गिराया था, और उस वक्त जो है अमेरिका ईरान पर जो है अटैक करने वाला था, और खासकर लेकिन लास्ट जो है मोमेंट पे जो है ये चीज़ जो है छोड़ दी गई, निर्णय पर पलट दिया गया। तो कहने मतलब फारस की खाड़ी एक संकट का कारण बनी हुई है, जो बाहर ये फारस की खाड़ी से भारत के माध्यम से भारत अपने
ऊर्जा जो ज़रूरत है उसको पूरी करता है। तो उसका एक, जैसे मैंने कहा, ये विकल्प के रूप में है। और हौती तो जैसे मैंने जानते हैं, यमन के हौती रेबल्स जो हैं, यूएस, इसराइल, यूके, इंडिया वगैरह के जितने भी शिप हैं, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्या ओमान, इंक्लूजन ओमान इजिप्ट को इससे जोड़ा जाए। बेसिकली फ़ारस की खाड़ी पर, जैसे हम जानते हैं, पर्शियन गल्फ पर ईरान का प्रभाव है। अगर और यूएई इसमें एक पार्ट भी है। यूएई के अधिकांश जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं वो होर्मुज़ जल संधि के अंतर्गत आते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए ओमान जो है एक महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि ओमान के जो ओपन सी में, जो खुले समुद्र में हिंद महासागर से लगा हुआ है, और डायरेक्ट यहाँ के बंदरगाह भारतीय बंदरगाहों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है, और इसी प्रकार से अगर इजिप्ट को भी शामिल किया जाए तो इजिप्ट, क्योंकि भूमध्य सागर से लगा हुआ है और भूमध्य सागर के माध्यम से यूरोप तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो कहने का मतलब है, और दोनों ही कंट्री, ओमान, इजिप्ट के यूरोप के साथ, इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। तो कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में अगर हम ओमान और इजिप्ट को भी इस प्रकार से इंक्लूड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है भारत और पश्चिमी शक्तियाँ यानी कि यूरोप दोनों ही या खासकर मिडिल ईस्ट के लिए, तीनों के लिए मान सकते हैं फ़ायदेमंद जो है कॉरिडोर होगा। ओके।